कल मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला जिसमें उन्होंने बोला कि नोबेल प्राइज़ और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को दोनों को एक वीडियो में कर दीजिए। मैंने उनको बोला कि मैंने पहले ये नोबेल प्राइज़ को ऑलरेडी कराया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नोट्स वाला वीडियो अपलोड कीजिए। देखिए, मैंने बोर्ड पर इसके बारे में अच्छे से ट्रिक के साथ याद कराया था, लेकिन काफ़ी लोग का कहना है कि नोट्स वाला फॉर्मेट ही चाहिए, क्योंकि उन्हें नोट्स के थ्रू अच्छे से याद हो पाता है, वो समझ पाते हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो एक बार फिर से इसको करा ही देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ 2024 और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही आराम से मैं आपको समझा दूंगा, याद करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो हर साल दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। इनके वसीयतनामे के अनुसार स्थापित ये किया गया था, और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, यानी पिछले वर्षों में दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। मानव जाति के लिए कुछ अच्छा चीज़ किया है, अच्छा कार्य किया है, अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया, बनाया, जिसके मानव जाति का लाभ हो सके, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पहली बार ये जो पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था, और पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में इसमें एक और पुरस्कार जोड़ा गया था जो कि अर्थशास्त्र का था, और तब से जाकर के टोटल 6 श्रेणी हुआ। तो वो 6 श्रेणी कौन कौन सी और कहाँ कहाँ की संस्था देती है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। भौतिकी यानी जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। रसायन का भी यहीं से दिया जाता है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। फिजियोलॉजी कहते हैं, या फिर इसको चिकित्सा कहा जाता है। कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल जो असेंबली है, इनके द्वारा दी जाती है। साहित्य स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। शांति के जो पुरस्कार है वे नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। और अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स स्वीडिश के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था, और पहला जो पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ये तीनों जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और इन 6 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार स्वीडन के सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन जो छठा यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, शांति का जो पुरस्कार है वो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट कर दिया, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि संयुक्त रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही ये नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है। अब आते हैं हम लोग कि 2024 में किन किन श्रेणियों में किसे ये पुरस्कार दिया गया। सबसे पहला बात करते हैं कि फिजिक्स में 2024 का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार किसने जीता। तो नाम याद रखेंगे, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि भौतिकी की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, तो फिजिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भौतिकी के फील्ड में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जो जेफरी है वो हिट है। मतलब होता है ना, कोई टीचर अपने फील्ड में काफ़ी माहिर होता है, काफ़ी जो कि एक्सीलेंट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि भौतिकी के फील्ड में, भौतिकी के क्षेत्र में, फील्ड मतलब यहाँ पे हॉपफील्ड की बात की जा रही है। भौतिकी मतलब तो फिजिक्स के क्षेत्र में बात कर ही रहे हैं कि भौतिकी के फील्ड में जेफरी हिट है, जेफरी ई हिल्टन जो है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया भौतिकी के फील्ड में जेफरी हिट है। ठीक है, नाम याद रहेगा, ऑप्शन आएगा, आराम से टिक कर सकते हैं आप। अच्छा, अब बात याद है कि किस कार्य के लिए इनको दिया गया। तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इन 2 व्यक्तियों को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़। तो ध्यान रखिएगा, रसायन में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है वो 3 लोगों को दिया गया, और वो 3 लोग कौन कौन से हैं। तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखिए। पहला बेकर, हसाबिस और जम्पर, इन तीनों को मिला करके मैंने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक का नाम, मतलब ट्रिक क्या है
तो बेकार जंप करोगे, तो देखो बेकार जंप करोगे तो हंसेगा 20 लोग। मतलब अगर अच्छा जंप नहीं करोगे, अगर आप एक जंपर हो और अच्छा जंप नहीं करोगे तो हंसेगा 20 लोग। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस के थ्रू बनाने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। बेकार जंप करोगे हंसेगा 20। तो बेकार मतलब बेकर, डेविड बेकर। जंप का मतलब हो गया जॉन एम जंपर। और हंसेगा 20, हंसेगा 20 मतलब डेमिस हंसा 20। तीनों नाम यहाँ पे आ गया, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कार्य क्षेत्र भी देख लीजिए कि डेविस बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में उनके अभिनव कार्य के लिए तथा हसाबिस और जंपर को उनके अभूतपूर्व एआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। तो इनके कार्य क्षेत्र को भी याद रखिएगा, एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में तो आपको टिक करना है, तो ऑप्शंस आप आराम से गेस कर सकते हो देख करके। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे किसे मिला। तो देखिए शांति के लिए संगठन को दिया गया है, जापानी संगठन निहोन हिडाक्यो जो है ये एक जापानी संगठन है, इन्हें ये मिला है। किस कार्य के लिए, तो परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो पहली बार परमाणु ये हथियारों का जब इस्तेमाल किया गया था, परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या नतीजे आए थे, उन्हीं चीज़ों को इन्होंने अच्छे से काफ़ी लोगों का बयान लिया, उस चीज़ों को प्रदर्शित किया कि क्या क्या नुकसान हुए, तो फिर आगे भविष्य में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को दिखाने के लिए इस संस्था को जाकर के शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 को दिया जाता है। अब थोड़ा सा इस संस्था के बारे में जान लीजिए। 10 अगस्त 1956 को यह संस्था स्थापित की गई थी। यह संगठन वर्ष 1945 में यूएसए द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचे लोगों से बना था। यानी जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 जो बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय, फैट मैन, 6 अगस्त 9 अगस्त को, उसमें से जो भी लोग बचे थे उन लोगों ने इस संस्था को बनाया था 10 अगस्त 1956 को, और उन्होंने ही इस चीज़ के बारे में बताया कि क्या क्या ये नुकसान हुए इस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो इस संस्था को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन लोगों को देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, इन लोगों को हिबाकुसा या फिर बम प्रभावित लोग कहा जाता है। ठीक है, नोट मैंने एक छोटा सा दिया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 की बात कर ले तो ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, 23 का किसको मिला था। अब आता है साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो हान कांग है। ठीक है, हान कांग इनका नाम है, हान कांग, जो कि दक्षिण कोरियाई ये लेखिका है, इनको ये मिला है हान कांग को। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को, दक्षिण कोरियाई लेखिका है। अब आता है 5वां नंबर, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको किनको ये मिला। तो यहाँ पे 3 नाम आपको याद रखना है। एक होता है डेरान एस मोगलू, दूसरा होता है साइमन जॉनसन, तीसरा होता है जेम्स रॉबिन्सन। नाम थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन ट्रिक पर नज़र डालो, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पे 3 व्यक्ति के नाम है, तो तीनों को हम आसानी से याद करते हैं। यहाँ पे देखिए एस मोगलू जो है, मोगलू, इसको हम याद रखते हैं मोगली। बचपन का आपका कार्टून तो आपको पता ही है मोगली, तो मोगली एक हो गया। साइमन जॉनसन है, 2 नाम यहाँ पे देख रहे हो मिल रहा है, तो हम इसको साइमन ले लेते हैं। और तीसरा जो जेम्स रॉबिन्सन है, तो इसको हम किल कर लेते हैं और रॉबिन्सन। यानी 3 फ्रेंड है जिनका नाम है मोगलू, साइमन और रॉबिन्सन। इन तीनों जो हैं वो अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एक क्लास में हैं और तीनों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बस ऐसे याद रख लो। संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन करने के लिए इस 3 लोगों को इस वर्ष का ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला। तो यहाँ पर 2 लोगों को मिलता है, विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा होता है गैरी रुवकुन। तो यहाँ पे नाम थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कैसा नाम है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। तो एक छोटा सा मैंने ट्रिक बना दिया है, ब्रोसकुन, दोनों नामों को मिला करके देखिए, एम्ब्रोस जो है यहाँ से मैंने ब्रोस ले लिया और कुन यहाँ पर ले लिया, और इन दोनों को मिला करके एक मेडिसिन का नाम हमने तैयार किया जिसका नाम है ब्रोसकुन। ठीक है, ब्रोसकुन।
तो आप ऐसे याद रख लो कि 2024 में जितने भी मेडिसिन बने उसमें से एक मेडिसिन का नाम रहा ब्रोस्कुन, और ब्रोस्कुन मेडिसिन 2024 का सबसे बेस्ट मेडिसिन माना गया। तो ब्रोस्कुन मेडिसिन 2024 की बेस्ट मेडिसिन है, यानी इस तरह से ये आपको याद रहेगा। ब्रोस मतलब एम्ब्रोस और कुन मतलब रूकुन, याद रहेगा। ऑप्शन मिलेगा तो आप आसानी से गेस कर ही लोगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इनके कार्यक्षेत्र के बारे में बताया कि माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है ब्रोस्कुन को, ठीक है, ब्रोस्कुन मेडिसिन को, राइट। तो गाइस आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पर, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सभी पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन पर दे दिया है। तो पीडीएफ के लिए बार बार आप लोग कमेंट मत किया करिए कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और आप कमेंट करने लगते हो कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जो कि दोनों बैचेज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को हम लोग ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि बेसिकली पूरे एक वर्ष में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिनको हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और लास्ट होता है यूएस ओपन। तो ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष खेली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट मैंने लिख रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। इन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वो अलग अलग कोर्ट पर खेले जाते हैं। जैसे कि टेनिस का जो खेलने का मैदान होता है उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो होते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन खुली मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले मिट्टी भी कहा जाता है, क्ले मिट्टी पर या फिर मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। और विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा, राइट। अब एक एक करके आपसे ये पूछा जाता है कि इनके विजेता कौन रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन रहे, और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि इसके मेंस सिंगल विजेता कौन रहे और वुमेन सिंगल विजेता कौन रहे, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है, ज़्यादातर सिंगल वाले ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, सिंगल वाले। डबल्स कौन जीते, युगल कौन जीते, ये उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना है तो आप देख करके याद रख लेना। लेकिन फिलहाल नोट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि किन्होंने मेन सिंगल जीता है और वुमेन्स में सिंगल कौन जीता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चीज़ ये याद है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जनवरी फरवरी में खेले जाते हैं, और इनका जो स्थान होता है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में खेला जाता है, ठीक है, मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये थोड़ा सा याद रखें। अब बात करते हैं कि इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे। पुरुष एकल जो विजेता रहे वो जेनिक सिनर इटली के हैं, जेनिक सिनर इटली के हैं, और इन्होंने हराया किसको, तो डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, इनको हराया। खास करके आपको ये थोड़ा सा नाम भी याद रखना। अब वो दौर गया जो आप जानते थे कि रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच थे। तो मतलब वो पहले अपने समय में विजेता रहते थे, लेकिन अब कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो इनकी जो जीतने की अब नाम जो देखने को मिलता है वो बहुत कम हो गया। लेकिन उन्होंने अपने समय में बहुत नाम कमाया, आप जैसा कि जानते ही होंगे। मतलब पहले अगर हम लोग पढ़ते थे तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, सिंपल सा नाम एक ही याद रहता था कि हाँ, राफेल नडाल ही होंगे, रोजर फेडरर ही होंगे या फिर नोवाक जोकोविच होंगे। ये 3 नाम हमें हमेशा देखने को मिलता था किसी न किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में। लेकिन अब समय आगे बढ़ा तो अब नए नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो उन्होंने अपना रुतबा बनाए रखा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम याद रखना है और उनके देश को भी याद रखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जेनिक सिनर इटली के हैं, उपविजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ठीक है। महिला एकल विजेता की बात करें तो महिला एकल विजेता जो है वो आर्याना साबालेंका है, आर्याना साबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। उपविजेता की बात करें तो उपविजेता उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो याद रख लेना है, जरूरत नहीं है। खास करके बस विजेता का नाम याद रखिए, जेनिक सिनर इटली के, और महिला एकल विजेता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल विजेता आर्याना साबालेंका, ठीक है, ये बेलारूस की हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये दोनों जो विजेता आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, वो खास करके लास्ट वाले विजेता भी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यूएस ओपन
सेम टू सेम मैंने बताया कि हार्ड कोर्ट पर यह भी खेला जाता है और इसके दोनों विजेता भी पहले वाले विजेता ही रहे। मतलब अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद है तो बस वही याद रखिए, जो पहले विजेता थे वही लास्ट वाले ग्रैंड स्लैम के विजेता भी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले खेला जाता है, यूएस ओपन लास्ट में खेला जाता है और ये अगस्त सितंबर महीने में खेला जाता है। जो इस पर खेला गया वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वींस न्यूयॉर्क शहर में यूएसए के। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर इटली के और महिला एकल विजेता आरेना साबालेंका बेलारूस की। यही दोनों विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन के भी रहे हैं, तो ये याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड प्रतियोगिता होता है जिसे हम लोग फ्रेंच ओपन 2024 कह सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन में क्या होता है, इसे हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले कि चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में से निम्न में से किसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंच ओपन को ये नाम दिया गया। मई जून में ये खेला जाता है, इसका स्थान पेरिस होता है, ठीक है। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पुरुष एकल विजेता इसमें कौन रहे, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। महिला एकल विजेता की बात करें तो इगा स्विटेक जो कि पोलैंड के हैं। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा। अब ये नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इगा स्विटेक तो पिछले 2 वर्षों से काफ़ी चर्चा में रह रही है, तो नाम याद रखिएगा इगा स्विटेक। और कार्लोस अल्कराज भी पिछले 2-3 सालों से काफ़ी चर्चा में चलते हुए आ रहे हैं। तो पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने देखा, कौन थे, जेनिक सिनर थे इटली के। और फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता के रूप में बात करें तो कार्लोस अल्कराज। महिला एकल विजेता यहाँ पे फ्रेंच ओपन की इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है विंबलडन ओपन 2024। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एक अलग तरीके से देखने को मिल जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है। ये जुलाई अगस्त में खेला जाता है और इंग्लैंड में ये खेला जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज, जो हमने फ्रेंच ओपन में देखा, उन्होंने अगले ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भी बाजी मारी, स्पेन के हैं, जीता इन्होंने। और महिला एकल विजेता की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम है, बारबोरा बस याद रख लो आप, चेक गणराज्य से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, बस 3 ही नाम याद रखने, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल जो विजेता रहे वो जेनिक सिनर। और उसके बाद अगर हम देखें फ्रेंच ओपन में तो कार्लोस अल्कराज। थर्ड की विंबलडन की बात करें तो थर्ड में भी कार्लोस अल्कराज ही है। और चौथा में वापस पहले वाला नाम जेनिक सिनर, ठीक है। अब आते हैं महिला पर, पहले से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है इसमें विजेता रही आरेना साबालेंका। सेकेंड नंबर पे बात आते हैं तो सेकेंड नंबर पर इगा स्विटेक, ठीक है, फ्रेंच में। थर्ड में आता है विंबलडन और इसमें हमने देखने को मिला बारबोरा जो कि चेक गणराज्य की है। और लास्ट वाला पहले वाला ही आ जाता है। तो पहले वाला में क्या था, पहले वाला में हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता आरेना साबालेंका, तो यूएस ओपन में भी यही थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ याद रहेगा और आप आराम से इसको याद रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस तरह की मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स अपने चैनल पे और भी कराए हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नोबेल प्राइज़ भी कराए हुए थे और सूचकांक भी मैंने कराया, ये आप टॉपिक देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छी तरीके से याद कराया और इन सभी का PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। और बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे BPSC वाला जो बैच है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।